बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 18 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, यूरोप से मुतल्लिक भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ करेंगे मशरिक़ वुस्ता से, जहाँ आज मज़ीद 25 शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और इन 25 में से मैं आपको बता दूं कि 8 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था और इन 8 में से 6 जो हैं वो मासूम बच्चे थे जिनको टारगेट किया गया है इन सहूनियों की जानिब से। ना सिर्फ गजा बल्कि वेस्ट बैंक तक भी ये अपनी नस्ल कुशी का मिशन आहिस्ता आहिस्ता फैला चुके हैं और आलमी बरादरी और आलमी इदारे खामोश हैं। और अगर कुछ ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं तो वो मजम्मती बयानात की हद तक है। इससे आगे OIC ममालिक ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का ठेका तो नहीं उठा रखा। हाँ, मुजाहिदीन की जानिब से जो हमले हैं वो आज भी जारी रहे हमास की जानिब से, और हिजबुल्लाह की जानिब से आज 20 रॉकेट्स फायर किए गए इसराइल पर और इसराइल ने रिटेलिएट किया। और इसराइल की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, और हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। आगे चलकर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। पहले मैं आपको रीज़न बता दूं। एक तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसराइल की जानिब से जो सीनियर कमांडर हैं हिजबुल्लाह के, उनको टारगेट किया गया था। कल इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया और इससे पहले अगर चले जाएं तो फवाद शुक्र को भी इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। इस वजह से हिजबुल्लाह और इसराइल के हमले जारी हैं एक दूसरे के ऊपर। और हिजबुल्लाह की जानिब से कल भी रॉकेट्स फायर किए गए, कल 55 रॉकेट्स फायर किए गए थे और आज 20 रॉकेट्स हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए हैं। आज एक रिपोर्ट सामने आई जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि फवाद शुक्र जो हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर थे, इनको इसराइल ने टारगेट किया था। तो किस तरह से टारगेट किया? वही सेल फोन ट्रैक किया गया फवाद शुक्र का और इनको टारगेट किया गया। और इस्माइल हानिया के फर्जंद की जो स्टेटमेंट सामने आई है, तो इस्माइल हानिया के फर्जंद की स्टेटमेंट में इस्माइल हानिया के बेटे ने यह बयान जारी किया कि मेरे वालिद को टेलीफोन ट्रैक करते हुए, जो मोबाइल फ़ोन है वो ट्रैक करते हुए एक मिसाइल के थ्रू टारगेट किया गया। और जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने कहा था कि ये एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल था। अब इन रिपोर्ट्स को एक तो ईरान ने भी मुस्तरद किया और हिजबुल्लाह की साइड से भी मुस्तरद किया गया है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि सेल फोन को ट्रैक करते हुए जो फवाद शुक्र हैं उन्होंने कॉल रिसीव की और उनको ये कहा गया कि छठे फ्लोर पर चले जाओ। और जब वो छठे फ्लोर पर चले गए तो उनको टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। तो हिजबुल्लाह ने इसे फैब्रिकेटेड रिपोर्ट करार देते हुए मुस्तरद किया है और ये कहा है कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अब चलें, हिजबुल्लाह की जानिब से रिजेक्ट तो कर दिया गया, लेकिन रिटेलिएशन कब आएगी? हिजबुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से, मुजाहिदीन की जानिब से रिटेलिएशन कब आएगी? अगर बातचीत के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौर का इंतजार किया जा रहा है ईरान और ईरान के मुजाहिदीन की जानिब से, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि हमास के तर्जमान ने बयान जारी करते हुए मुस्तरद कर दिया कि कोई संजीदा और कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग्स हैं वो हरगिज़ नहीं हो रहे कतर के अंदर। तो अब नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट सामने आई है। नेतन्याहू ने काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है और जो बयान जारी किया गया नेतन्याहू की जानिब से इस मीटिंग के दौरान, तो नेतन्याहू ने कहा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाएंगे लेकिन गिव एंड टेक होगा, गिव एंड गिव नहीं होगा। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे लेकिन उन नुकात पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे जो नुकात फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने वाले हैं। यानी कि अपने 4 नए मुतालबात को लेकर बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और इसके मुतालबात मैं आपको बता दूं, ये चाहता है कि कैदियों के तबादले के दौरान जो इसकी फ़ौजें हैं वो गजा के अंदर मौजूद रहें, और हमास की जमात ये चाहती है कि कैदियों के तबादले के दौरान, कैदियों के तबादले से पहले इसकी फ़ौजें गजा से बाहर निकल जाएं। नेतन्याहू ये चाहता है कि हम कैदियों के तबादले के बाद ये जो नस्ल कुशी है ये दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। हमास की जमात ये चाहती है कि परमानेंट सीज फायर होगा, ये कोई ट्रूस नहीं होगा कि कैदी वापस ले लिए और आपने अपने नस्ल कुशी का मिशन दोबारा स्टार्ट कर दिया। फिर नेतन्याहू ये चाहता है कि पोस्ट वॉर गजा में हमास की कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई नुमाइंदगी फ़लस्तीन के अंदर नहीं होगी, लेकिन हमास की जमात ये चाहती है और तमाम जमातें जो फ़लस्तीन के अंदर हैं
वो एक मुआहिदा भी उनके दरमियान चाइना की सालसी में तय पा चुका है कि बिल्कुल कंबाइन गवर्नमेंट होगी जिसमें हमास की नुमाइंदगी भी होगी, लेकिन ये नेतन्याहू हमास को एलिमिनेट करना चाहता है। तो ये इसके नए मुतालबात हैं जो बाइडन का जो प्रपोजल इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया, तो इस प्रपोजल के अंदर भी ये 4 नुकात नहीं है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को प्रेशराइज किया जाए, हमास की नुमाइंदगी भी नहीं है इन मुज़ाकरात के बहुत इंपॉर्टेंट दौर के अंदर, तो हमास की नॉन सीरियसनेस का यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अमेरिका बजाय हमें प्रेशराइज करने के, या फिर जो मीडिएटर्स हैं वो बजाय हमें प्रेशराइज करने के हमास को प्रेशराइज करें कि हमास फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, गिव एंड टेक होगा, गिव एंड गिव नहीं होगा। हम अपने मुतालबात सामने रख चुके हैं और उन पर हमारी जानिब से हरगिज लचक नहीं दिखाई जाएगी। अब ये नेतन्याहू ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो बयान जारी किया है एंटनी ब्लिंकन के बहुत इंपॉर्टेंट दौरे से कबल, जिस दौरे को लेकर पहले दौरा कैंसिल किया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, और अब ये दौरा बताया जा रहा है कि कल मंडे को पहुंच जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को मनाने की कोशिश की जाएगी एंटनी ब्लिंकन की जानिब से अमेरिका के सदर जो बाइडन के जंगबंदी मुआहिदे पर। और एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू को ये कहेंगे कि हमने तुम्हारे डिफेंस का इतना भी ठेका नहीं उठा रखा कि इंतखाबात सर पर हैं, जो डेमोक्रेट्स के जो कन्वेंशन होते हैं, जो इजलास होते हैं, या जो बाइडन या कमला हैरिस जहां पर भी जाती हैं तो वहां पर जो फ़लस्तीन के मुजाहिरीन हैं, फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद करते हैं, डेमोक्रेट्स के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं, तो एंटनी ब्लिंकन आकर नेतन्याहू को यहाँ पर मनाने की कोशिश करेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, लेकिन दूसरे हाथ से असलहा भी प्रोवाइड करते रहेंगे, इनकी बैटलशिप्स भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर पहुँचती रहेंगी। तो ये डुअल गेम्स जो हैं इन्होंने मरवा दिया है अमेरिका के सदर जो बाइडन को, जिन्होंने अपनी सदारत से तो दस्तबरदार हो गए, लेकिन अब डेमोक्रेट्स का भी नामो निशान अमेरिका की सियासत से मिटता हुआ नजर आ रहा है। तो एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू की इन हरकतों से तंग आकर यहाँ पर दौरा करने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन मनाने की कोशिश करेंगे नेतन्याहू को और ये कहेंगे कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के प्रपोजल पर हामी भरो और आगे फिर इन मुज़ाकरात को चलने दो या फिर कैदियों के तबादले को चलने दो। उसके बाद इनकी जानिब से ये जो अमेरिका और सहूनी हैं, इन्होंने कोई और मंसूबा बना रखा होगा। अमेरिकी जो हैं वो इस तरह से हमास को ना रिप्रेजेंटेशन देंगे और ना सहूनियों का ये इतनी आसानी से साथ छोड़ने वाले नहीं हैं अमेरिकी जो हैं, आपको मालूम है। लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स और सहूनियों से हटकर इनकी जो पॉलिसी है, तो ये एक हाथ से असलहा प्रोवाइड करते हैं और दूसरी साइड से ये नेगोशिएशंस की कोशिशें करते हैं। ये बेसिकली सऊदी अरेबिया को इस धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्रेडिट तो जो बाइडन के नाम चला जाएंगे टेन्योर के दौरान, जो कि ख़त्म होने वाला है, तो एक बड़ी डील करवाना इनकी प्रायोरिटी है कि इंतखाबात से कबल ये बड़ा सा मुआहिदा करवा कर ये कुछ वोट्स जो हैं डेमोक्रेट्स अपने नाम करवाना चाहते हैं। और इस वजह से एंटनी ब्लिंकन का ये दौरा है। और दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि ईरान और ईरान के ग्रुप्स की जो रिटेलिएशन का थ्रेट है वो बिल्कुल रियल है। और आज एक ड्रोन को डिटेक्ट करने में नाकाम हो गए ये सहूनी, और इन सहूनियों की जानिब से अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो तो दौड़ाए गए थे नेतन्याहू की जो रिहाइश गाह है उसकी जानिब, क्योंकि इन्होंने एक ड्रोन की परवाज़ वहाँ पर इन्होंने नोट की, लेकिन जब फाइटर जेट्स वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें वो ड्रोन नहीं मिला, जो कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। जो सहूनी मीडिया है वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि ये हिजबुल्लाह का ड्रोन था और ये नेतन्याहू की रिहाइश गाह की तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था ये ड्रोन, जिसको पकड़ने में नाकाम हो गए हैं ये सहूनी। और अगर ये ड्रोन इस साइड तक पहुंच सकता है, हिजबुल्लाह का ड्रोन, और नेतन्याहू की रिहाइश गाह की वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं, तो फिर नेतन्याहू की रिहाइश गाह को टारगेट करना भी हिजबुल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईरान और ईरान के जो ग्रुप्स की रिटेलिएशन है वो दूसरी वजह है कि अमेरिका की जानिब से नेतन्याहू को इस जंगबंदी मुआहिदे पर मनाने की कोशिश की जा रही है। और ईरान को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वार्न किया है कि ड्यूरिंग दीज नेगोशिएशंस आपकी जानिब से कोई रिटेलिएशन सामने नहीं आनी चाहिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही वजह है कि ईरान और ईरान के ग्रुप्स जो हैं वो खामोश हैं और मंडे का इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियली जिस मामले पर हमास की स्टेटमेंट तो सामने आ चुकी है, लेकिन ऑफिशियली
उन मीडिएटर्स ने भी ईरान को मना कर रखा है, अमेरिका ने भी मना कर रखा है, कतर ने भी मना कर रखा है। तो ऑफिशियली अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है बातचीत के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौर में, अगर मंडे को भी ये डेडलॉक बरकरार रहता है और ऑफिशियली ये बातचीत का दौर खत्म हो जाता है, नेतन्याहू को मनाने में अमेरिका नाकाम हो जाता है, तो फिर ईरान और ईरान के ग्रुप्स की रिटेलिएशन का जहां तक ताल्लुक है तो उसके हवाले से फिर ये कहा जा सकता है कि दूसरा ऑप्शन, बातचीत के इस ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो ईरान और ईरान के ग्रुप्स की रिटेलिएशन है, जो कि इनएविटेबल है। लेकिन किस तरह की रिटेलिएशन होगी वो अभी भी कहना कबल वक्त है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, यहाँ पर ड्रोन्स की परवाजें हैं, तो हो सकता है कि किसी हाई रैंक ऑफिशियल को, सहूनी वज़ीर आज़म को, सहूनी वज़ीर दिफा को या फिर अमरीकी ऑफिशियल्स को टारगेट करने की कोशिश की जाए ईरान और ईरान के ग्रुप्स की जानिब से, बजाय इसराइल के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ने के। तो ये बहरहाल जो मुज़ाकरात का बहुत इंपॉर्टेंट दौर है, इसके नताइज के बाद ही ये रिटेलिएशन वाली जो एपिसोड है इसका आगाज होगा। उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। अब एंटनी ब्लिंकन इनकी हरकतों से तंग हैं, अमेरिका और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन सहूनियों की हरकतों से तंग है। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कुछ डेटा शेयर किया है, वो जाकर आप रीड करें कि कितने सहाफ़ी हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेस हैं, कितने मासूम बच्चे हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने आलमी इदारे के अमले को इन्होंने टारगेट किया, मसाजिद को, स्कूल्स को इनकी जानिब से टारगेट किया गया। यानी कि कोई इंटरनेशनल कानून बाकी नहीं बचा जिसकी खिलाफ वर्जी इन सहूनियों की जानिब से सामने ना आई हो। और अगर आप, मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वो वीडियो भी शेयर कर दूं जिसे देखने के बाद आप फर्क नहीं बता सकेंगे कि क्या ये यूक्रेन के फौजी हैं या फिर ये सहूनी फौजी हैं, इसराइल के फौजी हैं। सेम वही हरकतें कुर्स्क रीजन के अंदर इन यूक्रेनी फौजियों की जानिब से सेम वही हरकतें की जा रही हैं कि ये स्टोर्स के अंदर दाखिल होते हैं, सामान को तोड़ते फोड़ते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जूसेस पीते हैं और पूरी दुकानों को, जो लोगों की दुकानें हैं, जो कारोबार हैं, उनको तहस नहस करते हैं और इनको टीज करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस जारी करते हैं। बिल्कुल वही मनाजिर हैं जो इसराइल के गजा के अंदर मनाजिर हैं, वही मनाजिर कुर्स्क के अंदर यूक्रेन के फौजियों की जानिब से भी वही मनाजिर देखे जा रहे हैं। और कुर्स्क के अंदर अभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है और कुर्स्क के पावर प्लांट को बहुत ज्यादा खतरा है। और अब तो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से भी इस खतरे को रियल करार दिया गया है और ये कहा गया है कि यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, रशिया वन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि यूक्रेन रशिया को मजबूर कर रहा है कि रशिया जोहरी हथियार इस्तेमाल करे। और अगर यूक्रेन की हरकतें जारी रही कुर्स्क रीजन के अंदर या फिर रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, तो फिर यूक्रेन की तबाही बहुत करीब अलेक्जेंडर लुकाशेंको को नजर आ रही है। इस इंटरव्यू के दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह भी बताया कि इन्होंने अपनी सरहद पर जो फौजियों की तादाद है वो मजीद बढ़ा दी है। और इस इनकर्जन, इस हमले के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से बेलारूस के सदर की जानिब से अपने बॉर्डर पर मजीद फौजियों को भेजा गया है। क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 1,20,000 जो फौजी हैं वो बेलारूस की सरहद पर खड़े कर दिए हैं। तो उनके मुकाबले में हमें यह लगता है कि यूक्रेन यहां भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, तो हमने भी अपनी आर्मी जो है उसकी स्ट्रेंथ यहां पर बॉर्डर के ऊपर बढ़ा दी है। लेकिन यूक्रेन ने, मैं आपको बता दूं, और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ये समझता है कि रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि रशिया जो है वो बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सदर ने बेलारूस के बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है किसी भी हमले के खदशे के पेश नज़र। लेकिन बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये समझते हैं कि यूक्रेन बेलारूस के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश करेगा और इस वजह से हमने अपनी फौजों को अपने बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट किया है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि कोई बड़ा हमला किया जाए, यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल किया जाए
और ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि ABCDE में भी नहीं आता, ये Z ऑप्शन हो सकता है। जब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा तो फिर ये न्यूक्स इस्तेमाल करने वाला ऑप्शन जो है वो यूज किया जा सकता है। फिलहाल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास एक ऑप्शन तो ये है कि कुर्स्क से जो यूक्रेन की फौजें हैं उनको पीछे धकेला जाए, और कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं। मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कि चेचन फाइटर्स ने ये वीडियो जारी की है कि 24 के करीब जो यूक्रेनी हैं उन्होंने हथियार डाले हैं, और चेचन फाइटर्स के मुताबिक मजीद यूक्रेनी फौजी भी हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है 10-12 हज़ार जो हैं वो मॉस्को तक तो नहीं पहुंच सकते, जो चेचन फाइटर्स हैं या फिर रशिया के फौजी हैं वो इनको अल्टीमेटली पीछे धकेल देंगे। अगर ये कुर्स्क जैसे किसी सेंसिटिव पॉइंट को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो फिर रशिया के पास ये ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा, और जो ऑप्शन रशिया के पास बाकी बचेगा वो है बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने का ऑप्शन, जिसके चांसेस मुझे तो सबसे ज्यादा यही नजर आ रहे हैं कि बेलारूस और यूक्रेन की सरहद पर कोई बड़ी जंग जो है वो आने वाले दिनों में रिपोर्ट हो सकती है। अगर रशिया नाकाम हो गया यूक्रेन को अपने बॉर्डरिंग रीजन से पीछे धकेलने में, जो कि अभी तक यही नजर आ रहा है कि रशिया यूक्रेन के फौजियों को बॉर्डरिंग रीजन से पीछे धकेलने में नाकाम भी हो सकता है, और धकेलने से कबल यूक्रेन के फौजी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर एक सेंसिटिव पॉइंट जो है वो यूक्रेन के कंट्रोल में अगर आ गया तो फिर ये ऑप्शन रशिया के लिए खत्म हो जाएगा, और बेलारूस वाला ऑप्शन जो है वो रशिया के लिए बाकी रहेगा। और अगर बेलारूस वाला ऑप्शन भी रशिया इस्तेमाल नहीं करता तो फिर अपने एलाइज के मशवरे पर कोई बड़ा हमला भी डायरेक्ट यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा रिस्क रशिया इस वक्त इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि नेटो की इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा खतरा और खदशा है। अगर न्यूक इस्तेमाल किया गया या फिर टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल किया गया तो जो बाइडन ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि इस तरह के हमले की सूरत में नेटो और रशिया की डायरेक्ट जंग हो जाएगी, जो कि रशिया इस वक्त अफोर्ड नहीं करता। सूरत हाल मैंने आपको बता दी, मशरिक वुस्ता के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी बड़ी जंग बहुत करीब नजर आ रही है। अब जो मशरिक वुस्ता की सूरत हाल है वो डिपेंड करेगी मुज़ाकरात के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौर पर, और यूरोप की सूरत हाल डिपेंड करेगी कि क्या रशिया यूक्रेन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगा या फिर कोई और ऑप्शन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नजर रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।